हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नांगल चौधरी, जिला महेंद्रगढ़। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को अध्ययन करेंगे। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा प्रतिरोधों का संयोजन। यह टॉपिक विद्युत धारा अध्याय के अंतर्गत आता है। यह जानने से पहले कि विभिन्न प्रकार के प्रतिरोधों का संयोजन कैसे किया जाता है, यह जानना जरूरी है कि प्रतिरोध क्या होते हैं। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट डालना। अगर कोई चीज चल रही है, कोई चीज बह रही है और उसमें रुकावट डाल दे, उसको बहने ना दे, बहने से रोकने की कोशिश करें, चलने से रोकने की कोशिश करें, वही कहलाता है प्रतिरोध। यहां हम प्रतिरोध को अध्ययन कर रहे हैं विद्युत धारा अध्याय के अंतर्गत। तो प्रतिरोध किसका, रुकावट किसमें? विद्युत धारा में। अर्थात जब किसी चालक तार के अंदर से विद्युत धारा को हम गुजारते हैं तो वो जो चालक तार है उस विद्युत धारा के बहने का विरोध करेगा। विद्युत धारा को उस चालक तार में से आसानी से नहीं गुजरने देगा। मान लीजिए मेरे पास यहां पर ये एक चालक तार है जिसका एक सिरा है यहां पर A और दूसरा सिरा है B। अब विद्युत धारा मैं इस A सिरे से प्रवाहित करना शुरू करता हूं और B सिरे की ओर, तो क्या होगा? तो विद्युत धारा इसमें से गुजरेगी, विद्युत धारा इसमें से गुजरने लगेगी, तो यह तार अर्थात यह चालक विद्युत धारा के बहने का विरोध करेगा। क्या करेगा? विद्युत धारा के बहने का विरोध करेगा, उसको गुजरने नहीं देगा। इस विरोध करने के गुण को, जो विद्युत धारा के प्रवाह का जो विरोध हो रहा है, उस गुण को हम प्रतिरोध कहते हैं। चलिए प्रतिरोध को समझने से पहले मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। ये एक पाइप है, इस पाइप को हम नल के एक सिरे से जोड़ देते हैं। यहां पर ये नल है और नल के इसके एक सिरे से हम इसको जोड़ देते हैं। यहां पर ये नल है और मैंने क्या किया, इसको इस नल के एक सिरे से जोड़ दिया। अब जैसे ही मैं नल को शुरू करता हूं तो जल इसमें से आएगा, इसमें से प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा जल। तो ये पाइप की जो आंतरिक सतह है वो क्या करेगी? जल को बहने से रोकेगी। अर्थात जल जो उस पाइप के अंदर से गुजर रहा है उसको रोकने का प्रयास करेगी यह पाइप। तो हम ये कहेंगे कि यहां पर पाइप जो है वो जल के प्रवाह का विरोध कर रही है, अर्थात प्रतिरोध कर रही है। यही प्रतिरोध होता है। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे कि ये एक चालक तार है और चालक तार में जैसे ही हमने यहां से विद्युत धारा गुजारी है तो ये चालक तार में से जब विद्युत धारा चलनी शुरू हो जाएगी तो ये चालक तार उस विद्युत धारा के बहने का विरोध करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। यही उसका गुण प्रतिरोध कहलाता है। अर्थात बिल्कुल साधारण शब्दों में आप बता सकते हो कि प्रतिरोध क्या होता है। आप बताएंगे जब किसी चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक तार विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है और उस विरोध करने के गुण को प्रतिरोध कहते हैं। आ गया होगा समझ में? चलिए अब हम आगे ये देखते हैं कि प्रतिरोध के कौन कौन से उदाहरण हैं, ये प्रतिरोध होता कहां है और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो विद्युत धारा के बहने का विरोध करती है। देखिए कोई भी चालक तार है, अगर वो सुचालक है, विद्युत धारा का
प्रवाह कर रहा है तो वो सामान्य अवस्था में विद्युत धारा के बहने का विरोध करेगा, वही प्रतिरोध है। तो हम जितने भी धातुओं के तार ले लें, चाहे हमारे पास एल्यूमिनियम के तार हैं, चाहे हमारे पास तांबे के तार हैं, चाहे हमारे पास सोने के चांदी के तार हैं, सभी के सभी विद्युत धारा के बहने का विरोध करेंगे। तो आइए जरा हम प्रतिरोध की परिभाषा देख लेते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। देखिए, किसी चालक तार द्वारा विद्युत धारा के बहने का विरोध करने के गुण को हम प्रतिरोध कहते हैं। देखिए, इस परिभाषा के बाद अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये प्रतिरोध कहां होते हैं जिनमें विद्युत धारा के बहने का विरोध किया जाता है। तो ये जो प्रतिरोध है ये खुद हमारे घर में ही मौजूद है। हमारे घर के अंदर बल्ब होता है, टीवी होता है, फ्रिज होता है, कूलर होता है, एसी होता है, बहुत सारे उपकरण होते हैं। ये सारे के सारे उपकरण किससे बने हुए, इनमें क्या उपयोग होता है? इनमें विभिन्न प्रकार के चालक तार उपयोग होते हैं। चालक तार अर्थात वही कि जब तार में से अर्थात चालक में से विद्युत धारा गुजरती है तो उसका विरोध करता है, तो इनमें तारों का उपयोग हो रहा है सभी के अंदर। तो ये भी क्या करेंगे, विद्युत धारा के बहने का विरोध करेंगे। तो सारे के सारे क्या है, प्रतिरोध है। आइए हम इसका एक उदाहरण लेते हैं। बल्ब जो हम सबके घर के अंदर उपयोग होता है, विद्युत बल्ब, उसके अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ पे 2 पिन लगी होती है और उनसे 2 तार नीचे आते हैं और उनके साथ एक फिलामेंट, ये स्प्रिंग जैसा फिलामेंट जुड़ा होता है। इसको हम बोलते हैं बल्ब का तंतु। बल्ब का तंतु अर्थात फिलामेंट। ये फिलामेंट जो होता है, जब इसमें से विद्युत धारा आएगी यहां से, तो जैसे ही इस फिलामेंट के अंदर से, बल्ब के तंतु के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये उसका क्या करेगा, विद्युत धारा के बहने का विरोध करेगा। जब ये विद्युत धारा के बहने का विरोध करेगा तो इसमें से विद्युत धारा आसानी से नहीं गुजर पाएगी और वो कुछ क्षणों के लिए, हम ये मान के चले कि वो कुछ क्षणों के लिए रुक जाएगी। और जब वो कुछ क्षणों के लिए रुकेगी तो यहां पर इसका तापमान बढ़ेगा। जब इसका तापमान बढ़ेगा और ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से ऊष्मा उत्सर्जित करेगा। ऊष्मा उत्सर्जित करने के साथ साथ ये और ज्यादा जब गर्म होगा तो प्रकाश उत्पन्न करेगा। इस प्रकार से जो बल्ब है वो विद्युत धारा के प्रवाह के विरोध करने के गुण के कारण क्या देता है, प्रकाश देता है, ऊष्मा देता है। तो आपको समझ आ गया होगा। आइए तो अब हम ये भी जानते हैं कि इस प्रतिरोध को कैसे प्रदर्शित करते हैं। इस प्रतिरोध को प्रदर्शित करने के लिए अगर हम उसका संकेत ले रहे हैं तो R से प्रदर्शित करते हैं। R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस से जो R है उसी से हमने इसका संकेत लिया हुआ है। और जब हम इसका विद्युत परिपथ का चित्र बनाएंगे और उसमें किसी प्रतिरोध को प्रदर्शित करेंगे तो वहां पर हम इसको इस संकेत से प्रदर्शित करेंगे, जिगजैग वे के अंदर ये। और अगर हम किसी प्रतिरोध को किसी विद्युत परिपथ में प्रदर्शित करना चाहते हैं तो उसको ये जो हमारे पास संकेत है इससे प्रदर्शित करेंगे। तो आपको पता चल जाना चाहिए जहां पर भी ये संकेत है वो प्रतिरोध है और प्रतिरोध को R संकेत से भी प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि प्रतिरोधों को आपस में किस प्रकार से जोड़ा जाता है। देखिए प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो 2 प्रकार से हो सकता है। नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन। नंबर 1 श्रेणी क्रम
संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। नंबर 2 समांतर क्रम तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन, नंबर 2 समांतर क्रम संयोजन। तो आइए सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है और इसमें प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन में मान लीजिए ये हमारे पास प्रतिरोध है पहला, जिसको हम यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं R1 से। एक और प्रतिरोध है हमारे पास यहाँ पे दूसरा, जिसको हम यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं R2 से। एक और ले लेते हैं, एक और प्रतिरोध है हमारे पास यहाँ पर, जिसको हमने यहाँ पे प्रदर्शित किया है R3 से। हर प्रतिरोध के दो सिरे होते हैं। ये पहला सिरा है, पहला सिरा ये वाला, और ये हमारे पास इसका दूसरा सिरा है, दूसरा सिरा। अब ये जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध हमारे घर में जैसे बल्ब भी हो सकते हैं। 3 बल्ब है, मान लीजिए ये पहला बल्ब, ये दूसरा बल्ब, ये तीसरा बल्ब, तो बल्ब भी हो सकते हैं। और वो इसके अलावा पंखे भी हो सकते हैं। कोई भी उपकरण प्रतिरोध का काम करता है। तो ये यहाँ पर हमारे पास हमने माना कि 3 प्रतिरोध है। अब इन तीनों प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम संयोजन में किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे देखते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप कि जब हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये मैं पहला प्रतिरोध है, मैं इसको यहां पे ले रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। ये पहला प्रतिरोध हो गया R1। तो पहले प्रतिरोध का ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है। अब जब मैं श्रेणी क्रम में इसको जोड़ना चाहता हूं किसी दूसरे प्रतिरोध को इसके साथ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरा प्रतिरोध लेना पड़ेगा। उसका जो पहला सिरा है उसको पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से इससे जोड़ देंगे। यहां पे ये जोड़ दिया, ये देखिए, तो ये हमारे पास यहां पे दूसरा प्रतिरोध जोड़ दिया गया है, संयोजित कर दिया गया है यहां पर। इसी प्रकार से हमारे पास तीसरा प्रतिरोध है। अब हम तीसरे प्रतिरोध को भी क्या करते हैं, तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के अंतिम सिरे से जोड़ देते हैं। ये देखिए, ये जोड़ दिया मैंने यहां पे। ये मेरे पास है तीसरा प्रतिरोध। बस हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। अगर आपके पास 2 प्रतिरोध हैं तो आप पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देंगे। और अगर आपके पास 3 प्रतिरोध हैं तो आप क्या करेंगे, आप 3 प्रतिरोध हैं तो इस तरीके से जोड़ देंगे। अर्थात कैसे जोड़ देंगे कि पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ेगा और दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ेगा। इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो इसकी परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, तो आपका जवाब क्या रहेगा, यदि पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। और इसी प्रकार से अगर हम विभिन्न प्रकार के प्रतिरोधों को जोड़ते चले जाएं तो वह क्रम कौन सा क्रम होगा, श्रेणी क्रम। संयोजन कैसा है, श्रेणी क्रम संयोजन। आगे होगा समझ में। अब मैं जरा एक बल्ब को जोड़ के दिखाता हूं आपको। मेरे पास 3 बल्ब है। ये यहां पे पहला बल्ब है, ये देखिए मैंने पहला बल्ब जोड़ दिया। ये मेरे पास दूसरा बल्ब है, मैंने दूसरा बल्ब जोड़ दिया। ये मेरे पास तीसरा बल्ब है, मैंने तीसरा बल्ब भी जोड़ दिया। तो 3 बल्ब जोड़ दिए मैंने यहां पे। कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। देखिए ये श्रेणी क्रम है। यहां पर इस बल्ब का जो पहला सिरा है वो विद्युत धारा के स्रोत से जुड़ा हुआ है, पर इस बल्ब का जो दूसरा सिरा है वो
वो जो दूसरा सिरा है, जिसको हम अंतिम सिरा कह रहे हैं, वो दूसरे बल्ब के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, और दूसरे बल्ब का जो अंतिम सिरा है ये तीसरे बल्ब के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। और फिर इसको अंत में हम विद्युत धारा के स्रोत से जोड़ देंगे, अर्थात स्विच से जोड़ देंगे। चलिए, तो यहां पर हमने देखा कि बल्ब जो है उनको किस प्रकार से श्रेणी क्रम में जोड़ा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कहीं देखा है? अवश्य देखा है। कहां? आपने देखा होगा कि जो हम त्योहार मनाते हैं अपने घरों के अंदर विभिन्न प्रकार की सजावट करने के लिए, उसमें हम लड़ियों का भी इस्तेमाल करते हैं। जब वो लड़ियां जगमगाती हैं तो बहुत सुंदर लगती हैं। उन लड़ियों के अंदर छोटे छोटे बल्ब होते हैं, उन बल्बों को कुछ इसी प्रकार से जोड़ा जाता है। याद आया आपको? किस प्रकार से जोड़ते हैं? इसी प्रकार से जोड़ते हैं। एक बल्ब का अंतिम सिरा दूसरे बल्ब के पहले सिरे से, दूसरे बल्ब का अंतिम सिरा तीसरे बल्ब के पहले सिरे से। तो जो सजावट करने के लिए लड़ियां इस्तेमाल करते हैं, सारे के सारे बल्ब उसमें श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। याद आ गया श्रेणी क्रम संयोजन कहां होता है? चलिए, अब हम इसमें बात करते हैं कि यदि हमारे पास विभिन्न प्रकार के जो प्रतिरोध हैं वो श्रेणी क्रम में जोड़ दिए गए हैं, तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ये जानने से पहले आइए हम इसका क्या करते हैं, इसका विद्युत परिपथ पूरा कर देते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे जोड़ देता हूं एक बैटरी से, और एक स्विच यहाँ पे लगा देता हूं। ये देखिए, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, और मैंने स्विच लगा दिया है। ये स्विच है, ये बैटरी है, और जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो बैटरी के अंदर से विद्युत धारा जो है वो गुजरने लगती है। मान लिया हमने इसमें विद्युत धारा आई, वो प्रवाहित हो रही है, और माना हमने इसके अंदर ये जो बैटरी जोड़ी है उसका विभवांतर V वोल्ट है। जो यहाँ पर बैटरी जोड़ी गई है उसका विभवांतर V वोल्ट है, और जो इसमें विद्युत धारा बह रही है वो I हमने यहाँ पे मानी है, और एक स्विच यहाँ पे जोड़ा गया है, और ये 3 प्रतिरोध जोड़े गए हैं। अब ये हमारे पास एक पूरा प्रतिरोधों को जोड़ने के बाद विद्युत परिपथ तैयार हो गया है। इसको इलेक्ट्रिक सर्किट भी बोलते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं कि जो प्रतिरोध होते हैं वो उनका मान अलग अलग होता है। कुछ ज्यादा प्रतिरोध दिखाते हैं, कुछ कम प्रतिरोध दिखाते हैं, तो सभी का मान अलग अलग होता है। मानना हमने यहाँ पे जो R1 है वो उसका प्रतिरोध जो है वो 2 ओम है, और जो दूसरा प्रतिरोध है उसका हमने मान लिया वो 3 ओम है, और तीसरा जो प्रतिरोध ले रहे हैं वो हमारे पास 5 ओम का है। और इस प्रकार से आपसे कह दे कि पूरे परिपथ का आप कुल प्रतिरोध बताइए, तो आप क्या करेंगे? कैसे निकालेंगे पूरा कुल प्रतिरोध? देखिए, बिल्कुल साधारण सा सूत्र है उसका। अगर किसी परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है तो हम वहां पे लिखेंगे RS, अर्थात सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस, जितने भी प्रतिरोध है उनका कुल योग। तो पूरे परिपथ का अगर हमको निकालना है तो उसके लिए हम जो सूत्र इस्तेमाल करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 और जितने भी है उन सबको इस तरीके से एक साधारण सूत्र के द्वारा हम निकाल सकते हैं। सभी जितने भी प्रतिरोध हैं उन सबका एल्जेब्रिक सम कर देंगे, हम उन सभी को जोड़ देंगे, तो वो हमारे पास उस पूरे परिपथ का प्रतिरोध आ जाएगा। जैसे यहां पर ये हमारे पास पहला प्रतिरोध 2 ओम का है, दूसरा प्रतिरोध 3 ओम का है, तीसरा प्रतिरोध 5 ओम का है, और हम ये निकालना चाहते हैं कि कुल प्रतिरोध इस परिपथ का कितना है, तो हम इस सूत्र के अंदर मान रख देंगे। हम रखेंगे यहाँ पे कुल प्रतिरोध बराबर, पहला प्रतिरोध है 2 ओम, दूसरा प्रतिरोध है 3 ओम, तीसरा प्रतिरोध है 5 ओम, इन सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल प्रतिरोध जो है वो 10 ओम आ जाएगा। है ना बिल्कुल आसान। तो अगर आपसे किसी प्रश्न में ये पूछा जाए कि विभिन्न प्रकार के प्रतिरोध है उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो बताइए कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे? आप उन सबको जोड़ करके निकालेंगे।
ठीक है, तो अब आपको यहां पे समझ आ गया होगा कि कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कैसे निकाला जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो सूत्र हमने इस्तेमाल किया है ये कहां से आया है, यही सूत्र क्यों लगाया, कोई और सूत्र क्यों नहीं लगाया कुल प्रतिरोध निकालने का। तो आइए उसको जानते हैं कि ये सूत्र कैसे आया। तो इस सूत्र को ड्राइव करने से पहले हम देखते हैं दो मुख्य बिंदुओं को। आपको दो ऐसे बिंदु है, उनको हमेशा आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। कौन कौन से बिंदु हैं? देखिए, मैं यहां पे बात कर रहा हूं दो मुख्य बिंदु। नंबर एक, पहला मुख्य बिंदु, यदि हम विभिन्न प्रकार के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो परिपथ में बह रही विद्युत धारा सभी प्रतिरोधों के अंदर समान रहेगी। ये समझिए कैसे, अगर हमने यहाँ पे बैटरी को जोड़ दिया और स्विच को ऑन कर दिया और हमने माना हुआ है कि इसमें जो विद्युत धारा है वो I प्रवाहित हो रही है और I प्रवाहित हो रही है, तो जो पहला प्रतिरोध है उसमें कितना विद्युत धारा रहेगा I। दूसरा प्रतिरोध है उसमें कितनी विद्युत धारा रहेगी I। तीसरा जो प्रतिरोध है उसके अंदर भी विद्युत धारा I ही प्रवाहित होगी। चलिए, तो पहला बिंदु समझ में आया, क्या था? समान विद्युत धारा, समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है किसके अंदर? सभी प्रतिरोधों, सभी प्रतिरोधों के अंदर जो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उतने ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी। पहला बिंदु समझ में आ गया। अब हम दूसरा बिंदु देखते हैं। दूसरा बिंदु भी मुख्य है। जब हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो हर एक प्रतिरोध का जो विभवांतर होता है अर्थात वोल्टेज होती है वो अलग अलग होती है। अर्थात इस पहले प्रतिरोध का विभवांतर V1 अगर हम मान लें तो दूसरे प्रतिरोध का विभवांतर V2 रहेगा और तीसरे प्रतिरोध का विभवांतर V3 रहेगा। देखिए, परिपथ में जो बैटरी जोड़ रखी है उसका विभवांतर है V और पहले प्रतिरोध का विभवांतर हो गया V1 अर्थात इससे अलग हो गया, और इससे भी अलग हो जाएगा दूसरे प्रतिरोध का जो विभवांतर है V2 और तीसरे प्रतिरोध का विभवांतर उससे अलग होगा। अर्थात यदि हम एक से ज्यादा प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उन सब में प्रतिरोधों की जो विभवांतर होगी वो अलग अलग होगी। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि विभिन्न प्रतिरोधों का विभवांतर भिन्न भिन्न होगा। इसका V है, इसका V1, V2, V3, सबका अलग अलग विभवांतर। अच्छा, इन तीनों का जो विभवांतर है वो कुल विभवांतर इसकी बैटरी के विभवांतर के बराबर होगा। अर्थात अगर हम कुल विभवांतर निकालें कि पूरे परिपथ का विभवांतर कितना है, सभी प्रतिरोधों का विभवांतर कितना है, अगर हम ये निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास प्रतिरोध हैं उन सभी के विभवांतर को जोड़ देंगे। V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हमारे पास इन सभी का विभवांतर का जोड़ किसके बराबर? बैटरी के विभवांतर के बराबर। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि जो पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध होता है वो इन सभी प्रतिरोधों के जोड़ के बराबर कैसे होता है। चलिए देखें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर हमारे पास सबसे पहले एक विद्युत परिपथ है, इससे आप परिचित हो चुके हैं। इसके अंदर बैटरी की जो वोल्टेज है V है, पहला प्रतिरोध R1 है, दूसरा प्रतिरोध R2 है, तीसरा प्रतिरोध R3 है। और अब हम ये देखते हैं कि इस पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध है वो कुल प्रतिरोध ये कैसे आता है। चलिए, तो हमने ओम का नियम पढ़ा है। देखिए, ओम के नियम अनुसार, ओम के नियम अनुसार हमने क्या पढ़ा है कि R बराबर V बटे I होता है। R बराबर V बटे I। अब हम जरा इस परिपथ की ओर आते हैं। परिपथ में V V1 V2 V3 के रूप में है, I के रूप में ही है,
तो पूरे परिपथ में जरा ध्यान से देखें तो क्या चीज अलग है, विभवांतर अलग अलग है। तो हम पहला जो प्रतिरोध है ये हमारे पास, इस प्रतिरोध का विभवांतर हम निकाल लेते हैं ओम के नियम अनुसार। तो ओम के नियम अनुसार विभवांतर का मान क्या हो जाएगा, देखिए जरा, आई को इधर ले आएंगे, आई इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, V बराबर R इंटू में आई, ये आ जाएगा हमारे पास, V बराबर R इंटू आई। अब क्योंकि हमारे पास जो पहला प्रतिरोध है उसका V अलग था, विभवांतर अलग था, तो इस पहले प्रतिरोध का हम विभवांतर निकालते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे प्रथम प्रतिरोध का विभवांतर बराबर क्या आ जाएगा, V1 बराबर R1 गुणा में I। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध क्या है R1 और विद्युत धारा क्या है I और विभवांतर क्या है V1। तो इसमें कितनी विभवांतर है ये निकालने के लिए हम ओम के नियम का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, V1 बराबर R1 गुणा में I, ये हमारे पास आ गया पहले प्रतिरोध का विभवांतर। ये जो प्रतिरोध है इसका विभवांतर V1 का मान क्या आएगा, R1 को I से गुणा कर देंगे, वो हमारे पास पहले का विभवांतर आ जाएगा। इसी प्रकार से द्वितीय प्रतिरोध का विभवांतर क्या होगा, द्वितीय प्रतिरोध का विभवांतर वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास V2 और V2 किसके बराबर होगा, R2 गुणा में I, इसके बराबर होगा। एक और बचा अभी हमारे पास, वो है विभवांतर R3 और उसमें क्या निकालना है, V3। तो उसमें क्या रहेगा, तृतीय प्रतिरोध का विभवांतर अर्थात V3 बराबर R3 गुणा में I। तो आइए हम जरा उस दूसरे बिंदु को याद करते हैं। दूसरे बिंदु के अनुसार क्या था, दूसरे बिंदु के अनुसार था कि बैटरी का जो विभवांतर है वो किसके बराबर है, इन तीनों प्रतिरोधों के विभवांतर के जोड़ के बराबर है। ये वाला कि ये बैटरी का विभवांतर, ये पहले प्रतिरोध का विभवांतर, ये दूसरे प्रतिरोध का विभवांतर, ये तीसरे प्रतिरोध का विभवांतर पढ़ा था हमने दूसरे बिंदु के अंदर। अब इसी सूत्र के अंदर हम इन तीनों का मान रख देते हैं। तो देखिए क्या आता है हमारे पास, यहां पे देखते हैं इधर, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो V बराबर V1 का मान क्या है यहाँ पर, R1 गुणा I, तो यहां पर लिख देता हूं मैं R1 I, फिर क्या है प्लस, फिर है V2 का मान क्या है R2 I, फिर प्लस, फिर है V3 का मान क्या है R3 और I। इस सूत्र के अंदर हमने इन तीनों विभवांतर का मान रख दिया है। अब एक छोटा सा काम और करना है, वो क्या कि V किसके बराबर होता है, विभवांतर V जो है ओम के नियम अनुसार V बराबर होता है R गुणा I के, देखिए होता है। तो हम यहाँ पे इस V की जगह रख दें R इंटू में I। ये RI क्या है, पूरे प्रतिरोध का विभवांतर है। तो देखिए हमने यहाँ पे रख दिया विभवांतर पूरे प्रतिरोध का बराबर, यहां पर R1I प्लस R2I प्लस R3I, ये ऐसे कैसे रखा हुआ है। अब थोड़ा सा काम और करना है, यहां पर देखिए I मौजूद है और हम इधर जब देख रहे हैं इसके राइट हैंड साइड की तरफ, वहां पर भी I है। तो इन तीनों प्रतिरोधों के साथ जो I है वो उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो हम इसमें से I को कॉमन निकाल लेते बाहर, RI बराबर I कॉमन निकाल दिया यहां पर बाहर, अंदर क्या रह जाएगा R1 R2 R3, ये रह जाएगा अंदर। और ये I क्योंकि जो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी वही इन तीनों के अंदर भी थी, अर्थात विद्युत धारा समान थी, तो ये समान विद्युत धारा कट जाएगी।
इसके बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारे पास कुल प्रतिरोध आ जाएगा, ये हमारे पास कुल परिपथ का प्रतिरोध आ जाएगा। और यही हमने यहां पे भी बताया था कि कुल प्रतिरोध जो है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होता है। समझ आ गया होगा अब आपको कि यदि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए हम उन सभी प्रतिरोधों के मान को जोड़ देते हैं। तो ये था हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन। चलिए अब हम पढ़ते हैं इससे अगला समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम में देखें क्या होता है। समांतर क्रम में ये हमारे पास पहला प्रतिरोध है R1, ये हमारे पास दूसरा प्रतिरोध है R2 और ये हमारे पास तीसरा प्रतिरोध है R3। तो 3 प्रतिरोध हमारे पास मौजूद है। अगर हम इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है पहले हम ये देखते हैं। यहां पर मैंने 3 प्रतिरोध लिए हुए हैं, पहला प्रतिरोध R1, दूसरा प्रतिरोध R2 और तीसरा प्रतिरोध R3। अब इन तीनों प्रतिरोधों को यदि मुझे समांतर क्रम में जोड़ना है तो कैसे जोड़ा जाएगा। देखिए सभी जितने भी प्रतिरोध हैं उनका पहला सिरा है, उनको एक उभयनिष्ठ बिंदु से जोड़ा जाएगा और सभी प्रतिरोधों का जो अंतिम सिरा है उन सबको भी एक उभयनिष्ठ बिंदु से जोड़ा जाएगा। बस यही होता है समांतर क्रम संयोजन। अगर आपसे पूछा जाए समांतर क्रम संयोजन क्या है तो आपको पता है क्या जवाब होना चाहिए। तो आपका जवाब होना चाहिए कि समांतर क्रम संयोजन वह संयोजन है जिसमें सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक उभयनिष्ठ बिंदु से जोड़ते हैं और अंतिम सिरा किसी अन्य दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु से जोड़ते हैं। आइए अब हम इसका परिपथ भी पूरा कर दें। ये देखिए मैंने इसमें यहाँ पे ये बैटरी जोड़ दी है, स्विच जोड़ दिया है, सर्किट को पूरा कर दिया। अब आपके सामने अगर कोई ये पूछता है कि 3 प्रतिरोध हैं जिनका मान 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम है। पहला प्रतिरोध 2 ओम है, दूसरा प्रतिरोध 3 ओम है, तीसरा प्रतिरोध 4 ओम है। और अब आप ये बताइए कि पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है। तो आप कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने का एक बहुत ही सरल सा सूत्र है। क्या है वो सूत्र देखिए, 1/R कुल प्रतिरोध बराबर 1/, पहला प्रतिरोध प्लस 1/, दूसरा प्रतिरोध प्लस 1/, तीसरा प्रतिरोध। इस सब प्रतिरोधों को अगर हम इस प्रकार से जोड़ देंगे तो वो हमारे पास पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध आ जाएगा। निकाले जरा, देखे कि ये 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम प्रतिरोध हमने समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं। तो कुल प्रतिरोध कितना है देखिए, यहाँ पे मान रखते हैं कुल प्रतिरोध बराबर 1/R1 कितना है 2 ओम, हम यहाँ पे रख देते हैं 2 ओम, 1/, दूसरा प्रतिरोध कितना है 3 ओम, यहाँ पे 3 ओम रख देते हैं, प्लस तीसरा प्रतिरोध कितना है 4 ओम, 4 रख देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसका कुल प्रतिरोध ज्ञात करते हैं तो वो आ जाएगा हमारे पास। इन सब का हम क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, 12 आ जाएगा। 12 को 2 से भाग करेंगे 6, 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 एकम 6, प्लस 12 को 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करने के बाद आ जाएगा 4, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 एकम 4, और फिर 12 को 4 से भाग देंगे आ जाएगा 3, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3,
और कुल मिलाकर के हमारे पास आया 1 कुल प्रतिरोध बराबर 6 4 10 और 3 13 बटे में 12। देखिए कई बार हम देखते हैं कि बच्चे अक्सर गलती करते हैं, किसमें, यहां पर निकाल के छोड़ देते हैं और कह देते हैं कि कुल प्रतिरोध 13/12 है, जबकि कुल प्रतिरोध 13/12 नहीं है। कुल प्रतिरोध क्या है, यहाँ पर इसका हमें व्युत्क्रम करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, क्योंकि यहाँ पर संख्या 1 कुल प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध नहीं है, ये 1 कुल प्रतिरोध है। तो यहाँ पर हम इसका कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो RS रेसिप्रोकल करेंगे अर्थात व्युत्क्रम लेंगे, व्युत्क्रम लेंगे तो ये संख्या, ये जो संख्या थी 13/12 इसका भी व्युत्क्रम होगा, तो वो क्या हो जाएगा 12/13। तो ये हमारे पास कुल प्रतिरोध आएगा। अब 12 को जब 13 से भाग देंगे 0.9 ओम के लगभग, तो यह हमारा कुल प्रतिरोध आया है। एक बात बहुत स्पष्ट रूप से हमारे सामने आई है और वो आपको भी ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, देखिए जब हमने इन 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा है तो पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध है वो आया है 1 से भी कम, अर्थात हमारे पास जो 3 प्रतिरोध है ना 2 3 4, इन तीनों से भी कम कुल प्रतिरोध हो गया है पूरे परिपथ का। तो आप इस चीज को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लो कि यदि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो कुल परिपथ का जो प्रतिरोध होगा वो हमेशा कम आएगा। जो छोटे से छोटा मान रहेगा प्रतिरोध का उससे भी कम आएगा कुल प्रतिरोध। तो किसी परिपथ के अंदर अब अगर हमें प्रतिरोध को कम करना है तो उसमें जितने भी उपकरण हम जोड़ रहे हैं उन सभी उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ें ताकि प्रतिरोध कम से कम हो, विद्युत धारा के बहने का जो विरोध है वो कम से कम। और ऐसा हम अपने घरों में करते हैं, हमारे घर में जितने भी उपकरण हैं उन सबको हम इसी तरीके से इसी क्रम के अनुसार जोड़ते हैं, अर्थात हमारे घर में बल्ब पंखे टीवी फ्रिज कूलर सब समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं। उधर हमने श्रेणी क्रम में देखा था कि कुल प्रतिरोध कितना था, कुल प्रतिरोध तो उन सबका जोड़ था। तो यहां पर हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यदि हमें किसी परिपथ का प्रतिरोध बढ़ाना है तो हम उनको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, और किसी परिपथ में यदि हमें प्रतिरोध कम करना है तो हम उसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि समांतर क्रम में ये सूत्र जो इस्तेमाल हुआ ये कहां से आ गया, इसको भी देख लेते हैं। तो इस सूत्र के डेरिवेशन के लिए आपको फिर से मुख्य 2 बिंदुओं पर लेके चलता हूं। पहला बिंदु नंबर 1 जो हमने श्रेणी क्रम में पढ़े थे उसके उलट यहां पर रहेंगे। हमने उसमें पढ़ा था कि विद्युत धारा समान होती है, यहां विद्युत धारा समान नहीं रहेगी। अगर हमने प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा है तो विद्युत धारा का मान यहां पर परिपथ में अगर I है तो पहला जो प्रतिरोध है उसमें I1 रहेगा, दूसरा जो प्रतिरोध है उसके अंदर I2 रहेगा, तीसरा जो प्रतिरोध है उसके अंदर I3 रहेगा। विभिन्न प्रतिरोध R1 R2 R3, विभिन्न विद्युत धारा का मान अर्थात I1 I2 I3 तीनों में विद्युत धारा का मान अलग अलग है। और जो परिपथ में विद्युत धारा बह रही है उसका मान किसके बराबर रहेगा, तीनों प्रतिरोधों में विद्युत धारा के जोड़ के बराबर रहेगा। अर्थात I बराबर पहले प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान क्या है I1, दूसरे में कितना है I2, तीसरे में कितना है I3, तीनों को जोड़ देंगे तो वो विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा है उसके बराबर आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरे बिंदु पे चलते हैं। दूसरा बिंदु ये कहता है कि यदि हमारे परिपथ के अंदर जो बैटरी है उसकी वोल्टेज V है तो पहले प्रतिरोध की वोल्टेज भी V, दूसरे प्रतिरोध की वोल्टेज भी V और तीसरे प्रतिरोध की वोल्टेज भी जो है वो V रहेगी। अर्थात बैटरी की वोल्टेज के बराबर ही तीनों प्रतिरोधों में वोल्टेज रहेगी। अर्थात दूसरा बिंदु क्या है, समान विभवांतर, समान विभवांतर रहेगा।
ठीक है, अब हम आते हैं वापस अपने सूत्र के ऊपर कि सूत्र कैसे है। उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से हम ओम के नियम पे चलते हैं। ओम के नियम अनुसार क्या था, R बराबर V बटे I। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखें इन तीनों में से कौन सा मान अलग है। हम देख रहे हैं प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान अलग है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ओम के नियम अनुसार विद्युत धारा का मान निकाल लेते हैं। तो क्या बन जाएगा विद्युत धारा का मान, तो विद्युत धारा का मान होगा I इधर आ जाएगा और R इधर आ जाएगा, तो V बटे में R, ये हमारे पास I का मान आ जाएगा। ये हमारे पास विद्युत धारा, पूरे परिपथ की विद्युत धारा का मान आ जाएगा, I बराबर V बटे R। अब हम देखते हैं कि जो पहला प्रतिरोध है उसमें विद्युत धारा का मान कितना है, देखते हैं। तो ओम के नियम अनुसार पहले प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान V बटे R1 रहेगा। अच्छा, चलिए अब हम द्वितीय प्रतिरोध में विद्युत धारा कितनी रहेगी, उसको हम I2 से प्रदर्शित किया है, उसको हम I2 से प्रदर्शित कर रहे हैं, वो है V बटे में R2। इसी प्रकार से तृतीय प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान वो कितना रहेगा, I3 बराबर V बटे R3। अब हम उस बिंदु को याद करते हैं जिसके अनुसार क्या था कि परिपथ में विद्युत धारा का मान सभी विद्युत धारा के जोड़ के बराबर होता है। अर्थात क्या था, यहाँ पे बताता हूं, I बराबर I1, I2 और I3। इसमें इस सूत्र में हम इन तीनों का मान रख दें, तीनों का मान हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे रखते हैं हम। I बराबर, I का मान भी देख लेते हैं, I किसके बराबर है, कुल I किसके बराबर है, V बटे R के, तो यहाँ पे आ जाएगा V बटे R ओम के नियम अनुसार। और I1 का मान कितना है, I1 का मान है V बटे R1, यहाँ पे हम रख देंगे V बटे R1। I2 का मान कितना है, V बटे R2, यहाँ पे हम रख देंगे V बटे R2, और यहाँ पे आ जाएगा V बटे R3। ये आ गया। और हमने पहले बिंदु में देखा था कि तीनों प्रतिरोधों में उतनी ही वोल्टेज रहेगी जितनी बैटरी की है। तो यहाँ पर देखने पर हमें पता चलता है कि जो राइट हैंड साइड में जो विभवांतर है वो बराबर है, हमने उसको कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद V से V कट जाएगा, क्योंकि उतना ही V जितना इन सब के अंदर V है उतना ही V यहाँ पर है, तो V बराबर है, वो कट जाएगा। से V कटने के बाद क्या आ जाएगा, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1, 1 बटे R2 और 1 बटे R3, ये आ जाएगा हमारे पास। और ये वही सूत्र है जो हम पहले पढ़ चुके। तो अब आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार से अगर समांतर क्रम है तो कुल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। ये था हमारा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में विभिन्न प्रकार के प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है। आशा है आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई समस्या रह गई है तो आप अपने अध्यापक से संपर्क करिए।